नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज हमारे साथ जाने माने एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शशांक बाजपेयी जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतु जी। कई सारे सवाल, उनके जवाब भी आप देंगे और साथ ही साथ लोगों को समझाएंगे भी कि आखिर न्यायपालिका को लेकर के जो लगातार लोगों के जहन में सवाल भी हैं, संशय भी हैं और कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया भी है, उस पर हम सवाल करेंगे। चूँकि आप लंबे अरसे से ये संभाल रहे हैं, अलग अलग केसेस आपने देखे हैं और कई मुकदमे इस वक्त आप लड़ भी रहे हैं उच्चतम न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में। अच्छा खासा अनुभव आपका है, कई सारे केसेस भी देखते हैं। अब जो भरोसा लोगों का डगमगाया है, कई सारे सवाल जहन में आए हैं, उसको लेकर के आप लोगों को क्या कहेंगे? ऋतु जी, न्यायपालिका से लोगों का कभी भरोसा डगमगाया था, ना कभी डगमगाएगा। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सर्वोच्च न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका है, जिसमें आज भी इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मुकदमे इसलिए नहीं जाते कि मुकदमे जाने चाहिए, मुकदमे इसलिए जाते हैं कि लोगों को आज भी न्यायपालिका के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है। कोई भी बात होती है, आप छोटी से चाहे चालान कोर्ट से लेके किसी बड़े मर्डर तक, तो लोग कहते हैं हम कोर्ट में देख लेंगे, आपको कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में खींच लेंगे, कोर्ट में बात कर लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। तो आपका भरोसा कहाँ है? आपका भरोसा भारत की न्यायपालिका के ऊपर है, भारत की जुडिशरी के ऊपर है, भारत की एक संस्था जो आज न्याय के प्रति समर्पित है उसके ऊपर है। तो मैं कहीं भी ये नहीं कहता हूँ न्यायपालिका में भरोसा डगमगाया है। एक मीडिया में हम लोग आते हैं, देखते हैं, मीडिया को सुनते हैं, बात करते हैं, तो वो एक परसेप्शन डिफरेंट है। अगर आप ये कहें कि भाई डगमगा गया भरोसा, तो कितने मुकदमे वापस हो गए, कौन कोर्ट में जाने से किसने मना किया? हर व्यक्ति कहता है आज भी मुझे इस देश की न्यायपालिका के ऊपर सर्वोच्च भरोसा है। यशवंत वर्मा जी न्यायमूर्ति हैं। अब इतना बड़ा केस सामने आया, इतनी मात्रा में कैश मिलना, फिर कैश जला हुआ भी मिलना, कई लोगों के जहन में सवाल है कि क्या वाकई में हम भरोसा कर सकते हैं या पैसे लेकर ये सारी चीज़ें होती हैं? ऋतु जी, ये बहुत ही वर्निंग टॉपिक है आज देश के अंदर। ये देश जानना चाहता है या देश बार बार पूछता है या देश के लोगों के मन में विश्वास घटा है कि बढ़ा है? ये एक मुकदमा है, एक केस है, एक घटना है या एक दुर्घटना है? क्या है हमें नहीं पता। क्यों? आपने एक रिपोर्ट आती है, किसी के घर में कुछ नोट पकड़े जाते हैं, नोट पकड़ने के बाद कुछ कार्रवाइयाँ जो कि हो रही हैं, और निश्चित रूप से भारत में अपने आप में एक प्रथम तरह का मामला है जो पहली बार देश के सामने आया है। देश की न्यायपालिका ने, जो सर्वोच्च न्यायपालिका ने, जो सर्वोच्च कमेटी आज इस राष्ट्र के अंदर 3 मुख्य न्यायाधिपति की कमेटी बनी है जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सारी रिपोर्ट्स आज आप देखिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी दूसरे राज्य में ले आया जाता है कि जरा सी भी 1% जिससे भी संशय है, किसी के मन में कोई संशय ना हो। क्या संशय ना हो? कि ये इन्वेस्टिगेशन सही तरह से हो पाएगी, इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस तो नहीं होगी, क्या न्यायाधीश के मामले को दबाया तो नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय न्यायपालिका ने कभी भी अपने विश्वास को जनता से खोने नहीं दिया है। निष्पक्षता और न्याय के प्रति समर्पण इस न्यायपालिका की एक आध्यात्मिक नहीं, आत्मिक नहीं, लोगों की आत्मा जुड़ी है। भारतीय न्यायपालिका भारत के संविधान से बनी निकली हुई एक वो संस्था है जिसमें लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्वास इस न्यायपालिका के ऊपर अडिग रहे। उस अडिगता को बचाने के लिए ये जो पूरा मामला आया है, इसकी जो सर्वोच्च न्यायिक कमेटी के द्वारा जांच हो रही है, उस जांच को सामने आने दीजिए, उसके जो परिणाम है उसको आने दीजिए। मैं एक छोटा सा एक डेटा के हिसाब से आपसे बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहां पर रहती है? भारत में रहती है। इस दुनिया के जो न्यायाधीश हैं भारत में, उच्चतम न्यायालय में लगभग 34 न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय में लगभग 1000 से ज़्यादा न्यायाधीश हैं, जिसमें से लगभग 750 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। जो उसके बाद हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिला न्यायालय जो होते हैं, लगभग उसमें 22,000 सैंक्शन पद हैं, जो 16-17 हज़ार के आसपास उसमें लोग काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में लगभग 700-750 न्यायाधीश इस समय कार्य कर रहे हैं। और ये 75-76 वर्ष से ऐसे कितने मामले आपके सामने आज तक आए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने मामले आए? कितने मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई? ये 75-76 वर्ष में अगर एक मामला आपके सामने जो गंभीर प्रकृति का आया है, एक्सेप्शनल केस है, सुपर एक्सेप्शनल केस है, और उसके ऊपर जिस लेवल्स पे कार्रवाई की गई, जिस लेवल की कमेटियां बनी, जिस लेवल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस लेवल से निष्पक्षता से जांच हो रही है, उस जांच के आने के बाद आप कहां से कह सकती है कि हमारे पास न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठे हैं? न्यायपालिका अपने आप को गंगा जल की तरह शुद्ध रखने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वह कर रही है और करेगी। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या एकमात्र रास्ता यही था कि ट्रांसफर कर दिया जाए? जब जांच चल रही है तो आखिर यहाँ पर ट्रांसफर क्यों किया गया? देखिए, ये
निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कलेजियम का विषय था। उन्होंने कुछ विचार किए होंगे, कुछ निर्णय लिए होंगे। उन निर्णयों को उन्होंने अभी जाहिर नहीं किया है, ट्रांसफ़र क्यों किया मैं उस पर कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको ये बात समझना होगा, किसी व्यक्ति जो जहाँ पे उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, हम लोग किसी भी इन्वेस्टिगेशंस भी कभी देखते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं कि एक राज्य में कभी मामला चलता है, लोगों के मन में आशंका या शंका ना हो कि यह मामले को प्रभावित किया जा सकता है, तो लोग चाहते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे जांच और निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी रूप से हो सके और सामने लाई जा सके। क्योंकि उद्देश्य क्या है न्यायपालिका का, उद्देश्य क्या है इन्वेस्टिगेशन का, उद्देश्य क्या है सरकार का, कि भाई निष्पक्ष न्याय जांच हो, निष्पक्ष जांच के बाद जो भी कार्रवाई आगे हो उस कार्रवाई को हम करें और जनता का विश्वास जो हमारे ऊपर था, जितना था उससे ज्यादा बढ़ के आए। आप ही सोचिए, 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की कमेटी अगर जांच कर रही है और वह कमेटी जांच कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए, सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए और आम जनता के लिए, कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ, ये सब अभी बहुत ही वो स्टेज है जहां हम सब लोग सिर्फ एक अनुमानित बात कर रहे हैं। उस अनुमान से बात बाहर आके हमें इस देश को जानना चाहिए, बताना चाहिए कि सच्चाई क्या थी। उसके लिए निष्पक्ष जांच हो जाने दीजिए। जांच होने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या मामला था और क्या चीज़ थी। अगर दंड मिलना है तो दंड मिलेगा, दंड नहीं मिलना है तो निश्चित रूप से उनको बरी किया जाएगा। पर ये भी सवाल किए जा रहे हैं ना, ये तो मामला सामने आ गया, ऐसे कई सारे मामले होते होंगे जो सामने नहीं आ पाते होंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है। आज इतनी एडवांस मीडिया है, इतने एडवांस कार्य हो रहे हैं। वो तो आग लगी तो ये पूरा मामला सामने आया, अगर आग लगती ही नहीं तो फिर तो ये कहां से कहां पहुंच गया होता। ये मैं सवाल नहीं, जनता सवाल पूछ रही है। नहीं, जनता जो सवाल पूछ रही है, आग लगी या आग लगाई गई या आग बुझाई गई, ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। हाँ। अभी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, थोड़ा समय है। इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन देश में कभी होती नहीं थी, इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, पता लगेगा। जनता भी उसको सारे जवाबों को अच्छे जवाब मिलेंगे, जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। हमारे शब्द या आपके शब्द या न्यायपालिका के प्रति कोई अशब्द या ये जो अधिवक्ताओं के बीच में जो आज रोष की भावना है, क्योंकि अधिवक्ता बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, वो एक आम जनता की बात को न्यायालय तक, और न्यायालय मतलब न्यायमूर्ति को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। और जब पहुंचाते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है? सवाल ये आता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय में सेटिस्फेक्शन, एक आत्मा जो लोगों की बास करती है, वो मिलना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई शंका आई है, कोई शंका है, उसका थोड़ा सा समय दीजिए। एक बहुत निष्पक्ष जांच के रूप में जो भी आपके सामने होगा वो आएगा। न्याय का इंतजार एक बच्ची भी कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, आपने भी देखा, हम सब ने देखा, उसकी आलोचनाएं भी हुई, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। जो फैसला लिया गया, इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद जो फैसला लिया गया, क्या कहाँ तक वो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया, सुनाया गया, कहाँ तक ठीक था? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है, निर्णय लिया है। निर्णय लेने के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वाद विवाद के जो बिंदु होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एक बड़ा स्टैंडर्ड अच्छे ऑर्डर लिखे जाते हैं। हम उन चीज़ों को कोट कर देते हैं जो सवाल पूछे गए या सवाल बताए गए। निश्चित रूप से जब आप न्यायमूर्ति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों लोगों की पक्ष को सुनना, पक्ष को सुनने के बाद वो रेलेवेंट सवाल वो पूछना जिससे कि किसी के मन को कोई ठेस ना लगे, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को उसमें ना डालना। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था और उस दुर्भाग्यपूर्ण कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने रोका है और स्टे दिया है। क्योंकि भारत में जैसे हम लोग मानते हैं कल से नवदुर्गा स्टार्ट हो रही है कि नारी की गरिमा देवी है और नारी घर में जहां वास करती है, मां लक्ष्मी का वास होता है। तो नारी की गरिमा, नारी का सम्मान संविधान ने, इस देश की सरकार ने, इस देश की न्यायपालिका ने हमेशा सर्वोच्च और उच्चतम स्तर पर रखने का प्रयास किया है और उच्चतम स्तर पर रखेगी। महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है, कमी भी आई है, बढ़ा भी है, फ्लक्चुएशन उसमें हम देखते हैं। पर जैसा फैसला हाईकोर्ट का सुनाया गया, साहस नहीं बढ़ेगा उन बदमाशों का, उन रेपिस्ट का, जो लगातार अपने दिमाग में गंदगी लिए बैठे रहते हैं, या वो बच्चियां और ज़्यादा नहीं डरेंगी, या जो घर से निकलना चाहती हैं या बाहर ही हैं? देखिए, एक बात आज आप बहुत जिम्मेदारी से समझ लीजिए। भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय कानून व्यवस्था ये आने वाले समय में नहीं, आज दुनिया की सर्वोच्च व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है। और नारी सम्मान की दिशा में अगर कोई भी कार्य सरकार को या न्यायपालिका को लेने हैं तो वो लेगी। और इस देश के अंदर अगर नारी सुरक्षित नहीं है
जो अगर लोग कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नारी की सुरक्षा के लिए वो सर्वोत्तम उपाय किए जा रहे हैं, सर्वोत्तम निर्णय लिए जा रहे हैं और सर्वोत्तम न्यायपालिका से नहीं, विधि से। देखिए, भारत में आज जो आप बहुत संक्षिप्त में कहना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि ये विषय बहुत विस्तार का विषय है। नारी सुरक्षा के लिए आज हमारे देश में जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को रिपील करके हमारी जो देश की न्याय संहिता लाई गई, उसका कारण क्या था? नारी का सम्मान सर्वोच्च रखना। भारत में भारत की नारियां, भारत की बच्चियां, भारत की महिलाएं, भारत के वृद्ध महिलाएं, वो अपने जीवन में एक आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा के देख सकें, उनके मन में ये विश्वास हो कि मेरे संग न्याय होगा। इसके लिए सरकार ने जो सर्वोत्तम कदम थे वो उठाए। आज आप छोटी छोटी चीजें देखिए मैम, यू कैन रजिस्टर योर एफआईआर एनीवेयर इन द कंट्री, यू कैन गो बिफोर एनी कोर्ट ऑफ दिस कंट्री कि मुझे ये परेशानी है, आप मुझे बताइए। तीसरा, आज जो न्यायपालिका में आप कह रहे हैं, जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है, अगर आपका कहीं एक जगह अन्याय हो गया तो उसका मतलब नहीं कि अगली जगह भी अन्याय होगा या अगली जगह उसको रोका नहीं जा सकता। इमीडिएट रोका जाएगा और इमीडिएट मैसेज दिया जाएगा। तीसरी बात, आज निश्चित रूप से मैं दोबारा एक बात कहता हूँ, इतनी बड़ी आबादी के बाद 1, 2, 3, 4 कुछ मुकदमे आते हैं, नहीं, कुछ सैकड़ों में मुकदमे भी आते हैं, कुछ हजारों में मुकदमे भी आते हैं, पर क्या देश की न्यायपालिका में या देश की पुलिस व्यवस्था में या देश की सरकारी व्यवस्था में आज हमें न्याय नहीं मिल रहा है? सर्वोच्च न्याय मिल रहा है, सर्वोच्च सुनवाई हो रही है। एक और एग्जाम्पल, आज सबसे पहले आपके संग परेशानी आती है, आप किसको फोन करते हो? पापा मम्मी को नहीं, आप पुलिस को फोन करते हो। क्यों? पुलिस व्यवस्था के ऊपर आपको विश्वास है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और पुलिस को बुलाने के बाद वो आपको जानती नहीं है कौन सा पुलिस वाला। एक पुलिस की वर्दी पे विश्वास है, न्याय की वर्दी पे विश्वास है, भारतीय डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास है। तो ये जो भारत में विश्वास की जो व्यवस्था है, उसको अभी भी मर्यादित है, सम्मानित है, और हम ये चाहते हैं कि वो व्यवस्था और मजबूत हो और उसमें कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाए और लोगों का विश्वास और नजदीकियां उससे बढ़ें, जिससे देश निश्चित रूप से विकसित देश की तरफ बढ़ने की तरफ बहुत शीघ्रता के साथ पहुंच जाएगा। आरोपी अपराधी हमारे देश में बचेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही ऐसे फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं नज़ीर पेश हुआ है। सर, अगर हम ये तो हमने बात की, इस फैसले की, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कई सारे ऐसे फेक केसेस हैं जिसको लेकर के लगातार मांग भी उठ रही है कि कई सारी महिलाएं, लेडीज़ जो हैं, गलत आरोप लगा देती हैं और उसके बाद लड़कों को, आदमी को जेल भिजवा देती हैं। तो उसके लिए कड़े कानून आए, इसे कैसे देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा विषय है जो आपने आज पूछा है। क्या आप किसी को आरोप लगाने से रोक सकती हैं? नहीं। क्यों? आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। कोई भी लगा सकता है। तो आरोप लगाने से किसी को ना रोका जाए, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चलती है। न्यायपालिका के अलग अलग चरण हैं। जिला लेवल की न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको न्याय मिलता है। इस तरह के मामले बहुत लिमिटेड आते हैं दुनिया में कि उनको कहीं न्याय ही ना मिला हो, पहली बात। दूसरी बात, ये बात आप कैसे आज की डेट में कैसे निर्धारित करेंगे कि महिला का लगाया हुआ अपराध जो आरोप था वो झूठा था? स्टेज 1 पे वो आपके पास आती है, अपनी व्यथा सुनाती है, अपनी कहानी बताती है, अपनी परेशानियां बताती है, उसके संग 2 लोग आते हैं, तो आप क्या मानेंगे? उसके द्वारा कहा गया सवाल, उसके द्वारा उठाए गए सवाल सच है कि गलत है? वो तो विषय इन्वेस्टिगेशन का होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायपालिका की जहां आप बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका में लोग परेशान हो रहे हैं, तारीखों पे तारीखों का दौर चल रहा है, अब वह कम हो गया है। आज एक बहुत बड़े गौरवान्वित आपको होने की बात है कि लोग हंसते भी हैं, देखते भी हैं, लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, लोग चैनल देखते हैं, उससे ज़्यादा लोग आजकल न्यायपालिका के शॉर्ट्स देखते हैं कि न्यायपालिका की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कोर्ट्स के अंदर। आप ये देखिए, आप अपने कोर्ट में आज जो जरा सा पढ़ा लिखा, जरा सा जो मैं कह रहा हूँ, जो कम पढ़े लिखे उनको मैं थोड़ा सा नहीं कह रहा हूँ, वो आप सिर्फ अपने कोर्ट का नाम डालिए, पूरी डिटेल कोर्ट की आपके सामने, मेरी अगली तारीख क्या है, मेरा अगला कोर्ट क्या है, मेरा केस नंबर क्या है, मेरे जज का नाम क्या है, मेरे वकील का नाम क्या था, क्या केस चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है। इसके बाद भी क्या सवाल रह जाता है? ना वकील झूठ बोल सकता है, आपने आर्ग्यू किया कोर्ट में कि नहीं किया, आप कोर्ट में हाजिर हुए कि नहीं हुए, मेरे कानूनी के दस्तावेज कहाँ हैं, महिला के दस्तावेज कहाँ हैं, महिला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, महिला का क्या ऑर्डर आया है, महिला की क्या जाँच हो रही है, सब कुछ पूछिए। नहीं, सब कुछ उपलब्ध है कहाँ? डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये व्यवस्था ही तो आज मजबूत हुई है। संस्थागत व्यवस्था जो मजबूत हुई है इन 10 सालों के अंदर, उसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। कोरोना के बाद इस देश की न्यायपालिका की जिस लेवल से चेंजेस हुए हैं, पेपरलेस कोर्ट हुई हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त बात बताता हूं, इस बात को आप भी अप्रिशिएट करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस का युग नहीं था। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो कई अधिवक्ता भाइयों ने उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट अटेंड की। क्यों?
उनका विश्वास था कि हमारा जो लिटिगेंट है, जो आदमी वहाँ हमारे पास आया है, उसके संग अन्याय ना हो जाए, उसके लिए हमें प्रेजेंट होना जरूरी है। न्यायमूर्ति साहब ने उसको सुना। मोबाइल के बाद लैपटॉप्स आए, टैब आए, नए नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए, नई व्यवस्था डेवलप हुई। तो और एक आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। क्या आज आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से कहते हैं आने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लेते हैं, 5 मिनट ही तो बात करनी है। छोटे प्लेटफॉर्म्स, हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कई प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए। उससे भी बड़ा मेजर सुधार क्या हुआ, देश में पूरी न्याय व्यवस्था की जो रीढ़ थे, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, उनको चेंज करके हमारा आपके ऊपर विश्वास पड़े, उस व्यवस्था को लागू करवाया गया। क्यों? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था? नहीं, पर सरकार की एक दृढ़ इच्छा थी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो जिससे कि हमारी व्यवस्था, हमारा कार्य और हमारे प्रति लोगों का विश्वास और बढ़े। दूसरा, जो तारीख पे तारीख का चक्कर था, जो आप बार बार कोर्ट जाती थी, जो आप थानों के चक्कर लगाती थी, अब वो बचा है। और मैं मानता हूं 2-4 साल, अभी थोड़े समय और लगेगा, एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बनने जा रही है जिस व्यवस्था को दबाया नहीं जा सकता। किसी की नारी हो चाहे पुरुष हो, इसको समान लिंग भेद से ऊपर उठ के उन लोगों को समान नहीं, सामान्य न्याय मिलेगा और उनको एक सम्मान मिलेगा। न्याय में देरी, और इस देरी की वजह से पूरी जिंदगी निकल जाती है सर। अभी हाल ही में एक केस आया था, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, कोई मुस्लिम युवक था, 20 साल के लगभग, 25 साल तक वो जेल में रहता है, और अब जाके पता चलता है कि वो तो कल्पित था ही नहीं। फिर मैं बात वहीं से स्टार्ट करूंगा। मुझे पता नहीं ऋतु जी, आपको देश में कोर्ट को जाने का कितना अनुभव है। मुझे लगभग 2 दशक हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि इतनी स्लो प्रक्रिया आखिर क्यों हो रही है? अब वही मैं बता रहा हूँ आपको कितना अनुभव है, क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं को देखते हैं और पास से व्यवस्थाओं को देखते हैं, उच्चतम न्यायालय आप जाइए, चाहे इस कोने पे जाइए चाहे उस कोने पे जाइए, डिजिटल वॉच लग गई है। उसमें पता है कि भाई हमारे कितने मुकदमे 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, कितने मुकदमे कल लगे थे, कितने मुकदमे आज लगे थे। हाई कोर्ट में वॉच लग गई है, कितने मुकदमे पुराने थे, जो पुराने मुकदमे थे उनको तुरंत निस्तारण करने की दिशा में सरकार चलने लगी है, कोर्ट चलने लगे हैं। बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फटाफट हमारे कार्य कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं? कि भाई जल्दी न्याय मिल जाए। दूसरी बात, किसी व्यवस्था में किसी का कोई एक आरोप, एक मुकदमा नजीर नहीं हो सकते। निश्चित रूप से उनको न्याय मिला, एक समय लग गया निश्चित रूप से, पर आज की व्यवस्था, एक हमारे पास अगर हम इन 7 या 8 दशकों को देश में मानते हैं, 1947 से लेके 2025 तक का समय, तो एक समय 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल नहीं, इस 10 साल में जो प्रगति की दिशा में हम चले हैं, और उन प्रगति में सबसे बड़ा जो सुधार हुआ है, मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं। आपने शायद वो वीडियो अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो नया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुप्रीम कोर्टों में से भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली के जितने भी न्यायालय हैं आज, दिल्ली के जो न्यायालय हैं, उन न्यायालय में आप जाइए तो आपको लगता है कि देश के सबसे अच्छे प्रीमियम हाई कोर्ट्स हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। कहाँ से उपलब्ध है? सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। घर में बैठ के आप हियरिंग्स कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था पे विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपका गर्व से आप कहेंगे कि देश की सर्वोच्च व्यवस्था में हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एक हमेशा विवाद चलता रहता है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, भाई भतीजावाद का आरोप लगता रहता है। पारदर्शिता आपको नहीं लगता इससे प्रभावित होती है? आपको लगता है कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है? मुझे लगता है, मैं शुरू से एक बात नोटिस करता हूँ, आज देश के अंदर ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में, हर व्यवस्था में कुछ खामियां हो सकती हैं, उन खामियों को दूर भी किया जा सकता है, दूर करने के प्रयास भी किए गए हैं। क्या इस व्यवस्था ने देश में कुछ सर्वोत्तम और सबसे अच्छे जजेस नहीं दिए? निश्चित रूप से दिए। इस व्यवस्था की खामियां कहाँ आ रही हैं? जो खामियां आ रही हैं उनको दूर किया गया, लगातार दूर किया गया है। क्या कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद का एक आरोप लगता है? मैं इस पर बहुत लंबी डिबेट का टॉपिक है, पर एक संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं। क्या कोई आरोपों का खंडन करने का ये सही समय हो सकता है जहां आप ये कहें कि नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता, वकील का बेटा वकील नहीं बन सकता, जज का बेटा जज नहीं बन सकता, या एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बन सकता, एंकर का बेटा एंकर नहीं बन सकता? तो आप क्या कहेंगे, मेरा बेटा एंकर क्यों बनेगा, मेरा परिवार एंकर क्यों बनेगा, मेरे पापा नेता है, मेरे पापा नेता क्यों बनेंगे? कुछ चीज इंडिविजुअल चॉइस पे छोड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कॉलेजियम सिस्टम में जो बहुत सारी बातें आती हैं कि इनका बेटा जज बन गया, भाई भतीजेबाज के आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के ऊपर कई तेजी से लोगों ने देखा है, और हम आपसे फिर कह रहे हैं एक बार बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये बहुत गहन चिंतन का विषय है, इसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता, कि इस देश के सर्वोच्च जज
सर्वोत्तम जज इसी सिस्टम ने दिए थे और इस सिस्टम को देने के बाद इसकी खामियों को बहुत ज़्यादा दूर किया गया और आने वाले समय में एक व्यापक सुधार की दिशा में निश्चित रूप से चेंजेस होंगे और वो होंगे और होंगे। सिस्टम से हारकर बेसहारा, गरीब, दबे कुचले लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? सिस्टम से हार चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। मैं एक छोटा सा मैसेज ये दूंगा कि मैं अपने मेरा जीवन है आज एक अधिवक्ता के रूप में मैं देश में जो भी निश्चित रूप से कार्य कर रहा हूँ और न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को, अधिवक्ताओं को सबको बहुत पास से देखने का मौका मिलता है। मेरा ये कहना है कि आपका विश्वास न्यायपालिका के ऊपर जितना था उससे ज़्यादा और बढ़ना चाहिए और होना चाहिए। इस समय भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोच्चतम न्याय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज आपके पास अधिवक्ता नहीं है, आपको सरकार अधिवक्ता मुहैया कराती है, टॉप से टॉप अधिवक्ता मुहैया कराती है, उसकी फीस भी सरकार देती है। न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे सस्ती न्याय व्यवस्था भारत में है। आप अपनी अर्जी लगाइए, आपकी सुनवाई हो जाती है। तीसरी बात, किसी भी व्यवस्था में हमारा विश्वास बढ़े, इसके लिए हर व्यक्ति को न्याय मिले, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो, अंतिम व्यक्ति न्याय को समझ सके, इसलिए जजमेंट्स को ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया गया रीजनल भाषाओं में, आपके पास डायरेक्ट और कॉपी पहुंच जाए। ट्रांसलेट किया गया कि आपकी भाषा में आपको न्याय मिल सके, हिंदी में, उड़िया में, संस्कृत में, गुजराती में, पंजाबी में, जिसमें आप पढ़ना चाहें अपने जजमेंट को पढ़ें। न्याय के कई सारे एक्ट जो थे उनको रिपील किया गया कि न्याय व्यवस्था को और सहज सरल बनाया सके। आप देखिए नए जीएसटी लॉज आए देश में, नए सीआरपीसी एविडेंस 150 साल बाद बदले गए। तो सरकार के जो कदम है उन कदमों को आज इस देश को, इस देश की जनता को, इस देश की समझ को अप्रिशिएट करते हुए अपनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर वो निश्चित रूप से बहुत दूरगामी प्रभाव जिनके होंगे और उस प्रभाव के बाद इस देश में ना कोई दबा बचेगा, ना कोई कुचला बचेगा, ना कोई पिछड़ा बचेगा। ये सब लोग देश की प्रगति की आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उनके मन में एक विश्वास आएगा कि हम इस देश के उन महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है जिसको न्याय भी मिलता है, जिसको प्रेम भी मिलता है, जिसको सम्मान भी मिलता है, जिसको आगे की व्यवस्थाओं में अपने आप को एडॉप्शन भी मिलता है। एक छोटी सी बात है, आज देश का इतना मीडिया, एक मुकदमे को लेकर हर मीडिया के चैनल की हेडलाइंस हैं, हर मीडिया से हर आदमी एक प्रभावित हो रहा है, सुन रहा है, एक व्यूज बना रहा है। किसी समय हमारे पास कितने चैनल थे? 1 2 3 4 5, आज लगभग सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में चैनल चल रहे हैं। हर लोग एक राय उठा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आप और पूछता हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था कहाँ की हो सकती है? दुनिया की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था वहाँ की हो सकती है जहाँ की इस देश का, जिसको आप दबा, पिछड़ा, कुचला आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो भारत के नागरिक हैं, वो भी राजा के ऊपर एक सवाल पूछ सकते हैं और राजा उसका सवाल का जवाब देता है, जिसके वोट की वही पावर है जो देश के सर्वोच्च व्यक्ति के वोट की पावर है। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये भारत की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा कि आपके वोट की पावर कम नहीं है, आपकी न्याय के प्रति उपलब्धता कम नहीं है। एक लास्ट बात, एक व्यक्ति खड़ा होता है, आपने मुकदमों के नाम सुने होंगे, एक्स व्यक्ति वर्सेस भारत सरकार, वाई व्यक्ति वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, फलाना व्यक्ति संबंधित दूसरी सरकार। एक तरफ व्यक्ति होता है, एक तरफ सरकार होता है, सरकार की पूरी मशीनरी होती है, उसमें पुलिस भी होती है, वकील भी होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी होती है। एक तरफ व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति कई बार जीतता है, सरकार के विपरीत जीतता है। तो ये न्यायपालिका की विजय नहीं है, ये आपकी विजय नहीं है, ये भारतीय न्याय की विजय नहीं है, ये भारतीय संविधान की विजय नहीं है। आज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हृदय में जो सबसे पहले सवाल आता है कि मुझे न्याय कहां मिलेगा, आप कहते हैं कोर्ट जाएंगे, अच्छे वकील के पास जाएंगे, अच्छे पुलिस, आप हमेशा कहते हैं मुझे इन्वेस्टिगेशन, मेरी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराइए। क्या भारत की सीबीआई, भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राजनीतिक बातों में मत जाइए, पर आप कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना है, सीबीआई के पास जाइए, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाइए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाइए। आप आज फेसलेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फेसलेस किया गया कि कहां, जहां करप्शन शून्य की तरफ बढ़ रहा है, देश करप्शन शून्य की तरफ बढ़ रहा है। आपको इस बात को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा और हमें सिर्फ जागरूकता लाना है। अच्छा, आप सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या कहेंगे? रिया चक्रवर्ती पर फैसला आया, लोगों ने ये सवाल किए कि क्या हो गया भाई, ये सब क्या है? इतने लंबे वक्त तक वो सब झेलती रही, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ, और अब जाके क्या कहा जाता है कि वो कल्पित नहीं है। तो फिर कौन है? क्या कहेंगे आप? मैं नहीं, जनता सवाल कर रही है। देखिए, जनता कुछ सवाल नहीं करती है, कुछ सवाल आप कर रही हैं, तो मैं जवाब जरूर दूंगा जनता के बिहाफ पे। न्यायपालिका को, फिर मैं कह रहा हूँ, न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है।
ठीक है, न्याय की प्रक्रिया में समय लगने के कई सारे बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को आपको भी समझना होगा। पहला बिंदु ये होता है कि आपने आज शिकायत लिखाई, हमें उसमें कई गवाह एग्जामिन करने होते हैं, कई रिपोर्ट लेनी होती हैं, कई चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होता है, कई डेटाज रिकॉर्ड करने होते हैं, कई लोगों को इन्वेस्टिगेट करना होता है, कई सुरागों की जानकारी लेनी पड़ती है। उस प्रक्रिया में एक समय लगता है। उसके बाद कुछ तथ्य हो सकता है कभी छूट गए हों, उसको हम आगे के कोर्ट में जाके अपील करते हैं। अपील में वो तथ्य कंसीडर होते हैं और पूरा ऑर्डर सेटिस्फाइड होकर ऑर्डर बदल जाता है। इन दोनों बातों को जब आप समझने का प्रयास करते हैं और समझने के बाद हमेशा ये बात कहते हैं, न्याय मिला कि नहीं मिला, तो आप कहेंगे हाँ न्याय मिला। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मानते हैं तो कौन सी लड़ाई है? भारतीय इतिहास की जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं उसमें राम मंदिर की लड़ाई है। राम मंदिर की लड़ाई आप जीते? हाँ जीते। देश के सबसे पुराने मुकदमे को आप जीते? हाँ जीते। न्याय मिला? हाँ न्याय मिला। तो न्याय को, अगर भगवान को न्याय मिल गया है तो आम इंसान को न्याय जरूर मिलेगा। और भगवान का विश्वास अगर न्याय के ऊपर है तो हमें और आपको अपना विश्वास न्यायपालिका के ऊपर रखना पड़ेगा। और न्यायपालिका की गरिमा को कोई भी ऐसे कार्य, कोई भी ऐसी व्यक्तित्व, कोई भी ऐसी छवि, कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए कि न्यायपालिका की छवि धूमिल हो। और अगर धूमिल होगी तो न्यायपालिका उसको निश्चित रूप से सर्वोच्च जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे और निष्पक्ष रूप से सारी जांचें करी जाएंगी और करी जा रही हैं। न्यायपालिका के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है और एक समान ही फैसले लिए जाएंगे। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है। न्यायपालिका में नहीं, भारतीय संविधान में एक बात बिल्कुल साफ है, यहाँ हर व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति का सम्मान बराबर है। हर व्यक्ति को उसी न्याय से सम्मान मिलता है जिससे सम्मान दूसरे व्यक्ति को मिलता है। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष हर व्यक्ति का कद, सम्मान, गरिमा, व्यक्तित्व सब बराबर है। भारत में विधि का शासन है, भारत में व्यक्तित्व और व्यक्ति का शासन नहीं है। रूल ऑफ लॉ जहां चल रहा है, उस रूल ऑफ लॉ में संविधान में लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, करते हैं नहीं। यहाँ पे जो सर्वोच्च होगा वही स्टैब्लिश होगा, जो सर्वोच्च नीचे होगा वो खत्म हो जाएगा। पिछले कई दिनों से आपके जहन में कई सारे सवाल थे और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गए। यशवंत वर्मा हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, हत्याकांड की खैर हमने बात नहीं की, उसके भी सवाल का वो भी सवाल मैं कर ही लेती हूँ। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। हत्याकांड ये जो हुआ, मेरठ का हत्याकांड हुआ, उसके बाद और ज़्यादा मांग उठने लगी कि कुछ कड़ाई से इस पर एक्शन लिया जाए। महिलाएं जो इस तरह के कदम उठा रही हैं, इतना क्रूर हो जाना, ये सब कर देना, कहाँ तक ठीक, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा पूछूं, क्या हुआ आप बताइए। पति पत्नी, इधर प्रेमी और पत्नी ने मिलकर पति को मार दिया और उसके टुकड़े कर दिए और ड्रम में डाल दिया। अब इसको लेकर के, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये भी सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि महिलाएं गलत आरोप भी लगाती हैं, उससे लेकर के कड़े कानून बनाए जाएं। तो ऐसे केसेस आते हैं तो उसे भी कैसे डील जो है करते हैं? देखिए, एक बात आप समझना पड़ेगा, जब आप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में आप रह रही हैं, उसमें एक केस, एक व्यक्ति का कैरेक्टर पूरे देश की छवि नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, भारत में एक बहुत साफ बात है कि क्या परिस्थिति रही, क्या स्थिति बनी भारत में एंगर मैनेजमेंट। अभी जब हम पूरी चीज़, जहाँ हमारी पूरी व्यवस्था जिस सदी में हम चल रहे हैं, 5-7 साल 10 साल की, जहाँ मीडिया है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं, जहाँ डिजिटल युग हो रहा है, वहाँ हमें अपने इमोशंस, अपने कनेक्ट्स, अपने आपको रीडेवलप, रिफाइंड करना पड़ेगा। और करने के बाद जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि अब देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स को आप बात करते हैं, आप बात करते हैं तलाक को लेकर बात करते हैं, आप डिवोर्स को लेकर बात करते हैं, आप चाइल्ड कस्टडी को लेकर बात करते हैं। आज ये सब चीज़ें देश में एक यूसीसी पर नए लिव इन रिलेशनशिप को नई परिभाषाओं में बात करते हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप के बाद आप बात करते हैं कि लोगों के लेस्बियन रिलेशनशिप पे बात करते हैं, कई चीज़ों पे आप बात कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल रेप पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ कई चीज़ें अब नए बिंदु, नए विवाद, नए समाधान, नया युग में आएंगे। उनके मैनेजमेंट के नए तरीके कड़े कानूनों की मांग लोग कर रहे हैं। बेसिकली यही सवाल था मेरा, कड़े कानूनों की मांग की ऐसा जहन में आ भी रहा है, तो आखिर जहन में आने के बाद ऐसी हिम्मत कैसे हो जा रही है कि कोई ऐसा कर दे रहा है और फ्रीक्वेंटली ऐसे मामले आना? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मामले हम लोग सुन रहे हैं। एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, लड़ाई हुई, सडन प्रोवोकेशन हुआ, आपने किसी को मार दिया। लड़ाई हुई, आपने एक प्लान बनाया, शायद वो प्लान आपने टीवी से, यूट्यूब से या सोच के बनाया हो। हर अपराधी सोच के मानता है कि मैं जो अपराध करूंगा उसके बाद बच जाऊंगा, जबकि एक न्याय व्यवस्था की व्यवस्था क्या है, आपने अपराध किया है तो आप उसके लिए दंडित किए जाएंगे। ये भारतीय न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है और अब नए कानूनों की खूबसूरती और बढ़ गई है। तीसरी बात, अपराध करने के बाद जो आपको अपराध का बोध होता है, व्यक्तित्व में अपराध, देखिए व्यक्तित्व से अपराध हो रहा है, व्यक्ति से अपराध हो रहा है, उसका सुधार की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को लोग अपनाते हैं, मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता,
उसमें कभी अपराध हो जाते हैं, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं, वो सडन चीज़ें होती हैं, उसके लिए कानून से इसका निस्तारण हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है किसी भी कोई भी ऐसा युग, मैं आज दुनिया का जो सर्वोच्च युग था, अगर सर्वोच्च युग था जब राम का राज्य था, तब भी सीता माता का अपहरण हुआ। अपहरण हुआ तो मतलब अपराध हुआ। अगर उस समय एक अपराध हुआ है तो आज भी अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराधों के लिए आज देखिए यूपी में क्राइम रेट देश में सबसे कम होता जा रहा है। देश के अंदर नई एजेंसीज काम करना शुरू कर रही हैं। इनका कारण क्या है? कारण है हमें हमारी व्यवस्था को और सुदृढ़, मजबूत और दंडात्मक से ज्यादा विश्वसनीय बनाने की तरफ हमने कार्य किया है। और आपसी रिश्तों में तनाव, लड़ाइयाँ, मर्डर, स्ट्रेस जो हो रहे हैं, ये भी धीमे धीमे रिड्यूस होंगे। इनको समझने की काउंसलर्स की बहुत जरूरत है। विधि को बहुत मजबूत करके भी एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो पूरी दुनिया मानती है। भारत में दहेज अधिनियम लागू है। दहेज लेना और दहेज ना लेना अपराध है। आप बताइए, आप जहाँ नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहाँ पे लोगों की एक लेविश मैरिज नहीं, लेविश मैरिज बढ़ रही है। कानून से बना के कितना रोकेंगे आप? कुछ चीजों में स्वप्रेरणा की जरूरत है। जब आपकी प्यार होता है तो आप कहती हैं मैं शादी में ये भी लाऊंगी, ये भी दूंगी, तुम्हारी गिफ्ट भी दूंगी मैं। और जब तलाक हो जाता है, तलाक हो रहा होता है, तो आप कहती है ये सबसे छोटी चीज भी मैं वापस लूंगी क्योंकि मैंने दहेज में दी थी, वो दहेज डिमांड किए गए थे। तो एलिगेशन से पहले जहां हमारे मानसिक संतुलन, मानसिक प्रेम, मानसिक भावना की बात आ रही है, उसको समझना, उसको रिश्तों को समझना, और उन चीजों में जो नए अब चीजें बदल रही हैं, तो थोड़ा समय दीजिए, देश बदलेगा और सुंदर देश होगा। न्यायपालिका पे जो जहन में सवाल आप सभी के थे, ये सारे ही मुद्दों को लेकर के आपने सुने होंगे और कहीं ना कहीं संतुष्टि आपको भी मिली होगी। जो लगातार आपको कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ था, उन सारे सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, आप आए, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को जानकारी भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।